सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। सो सबसे पहले लेट्स सी व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस लाइक पेरेंट्स, है ना। प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस लाइक पेरेंट्स, अपने ही जैसे यंग वंस को, छोटे बच्चों को प्रोड्यूस करने को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, सबको पता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? हमें रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इट लीड्स टू कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़, है ना। इससे स्पीशीज़ की कंटिन्यूएशन होती है। अगर हम लोग रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, है ना, अगर पेरेंट्स अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो लाइफ क्या हो जाएगी? लाइफ एंड हो जाएगी। लाइफ क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगी, है ना। क्योंकि कंटिन्यूएशन ख़त्म हो जाएगी और एक पॉइंट पे लाइफ ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमें रिप्रोडक्शन करना है फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। नाउ अब हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। सो जनरली टू टाइप्स के रिप्रोडक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। कौन से? लोअर एंड हायर प्लांट्स में टू टाइप्स के रिप्रोडक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, है ना। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होते हैं, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट चाहिए हमें, है ना। टू पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट चाहिए। इसमें सिंगल पेरेंट्स ही इन्वॉल्व रहते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो, ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी, इसलिए इनमें क्या कहते हैं? क्लोन्स कहते हैं। जैसे हम लोग ज़िरोक्स होता है ना, किसी चीज़ का जब हम ज़िरोक्स करते हैं तो क्या होता है कि हमें एकदम आइडेंटिकल प्रोजेनी मिलती है, एग्जैक्टली सेम चीज़ मिलती है। तो उसी तरीके से जब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं तो एग्जैक्टली आइडेंटिकल प्रोजेनी, एक आइडेंटिकल कंटिन्यूएशन होती है स्पीशीज़ की। इसलिए हम लोग ऐसे डॉटर्स को, ऐसी स्पीशीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन्स कहते हैं। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि हमारे दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस होता है, और जब क्रॉस होता है तो दोनों ही पेरेंट्स की क्वालिटीज़ आपस में क्रॉस करती है, और जो जो क्वालिटीज़ डोमिनेंट होती है वो क्वालिटीज़ एक्सप्रेस करती है। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें एक अलग स्पीशीज़, एक अलग ही डॉटर सेल मिलती है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों पेरेंट्स से थोड़ा अलग होती है ना। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें क्या देखने को मिलता है कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से स्पीशीज़ जो है वो क्लोन आती है, एग्जैक्टली सिमिलर आती है ना। अब अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो टाइप्स है ना, उसमें टोटल 60 टाइप्स को डिस्कस किया है महाराष्ट्र बोर्ड की बुक में। फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, बाइनरी फिशन, कोनिडिया फॉर्मेशन एंड गेमा फॉर्मेशन, एंड लास्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अच्छा, ये जो मोस्टली फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर, बाइनरी, कोनिडिया एंड गेमा है, ये लोअर प्लांट्स में पाया जाता है मोस्टली, है ना। और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये मोस्टली हायर प्लांट्स में पाया जाता है। ये मोस्टली किस में पाया जाता है? हायर प्लांट्स में, मोस्टली हायर प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है। सो लेट्स सी, हम लोग यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन से स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं फ्रेगमेंटेशन के बारे में। सबसे पहले तो फ्रेगमेंटेशन को एक्सप्लेन किया है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट्स, है ना, ड्यू टू वन और मैनी रीजंस। अब इनके फ्रेगमेंट्स में टूटने के एक रीजंस भी हो सकते हैं या मैनी भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे रीजंस को एक्सप्लेन नहीं किया है, सो हम लोग भी वो देखेंगे नहीं। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा का। यहाँ पर एक बड़ा सा स्पाइरोगायरा, इसको कहते हैं पेरेंट सेल। इसको क्या कहेंगे हम लोग? पेरेंट सेल। अब पेरेंट सेल के दो फ्रेगमेंट्स बने और इनको कहते हैं डॉटर सेल। अब हर एक फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट भी एक नया इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है,
और ये वाला फ्रेगमेंट भी एक नया इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल कि इसमें एक चीज़ याद रखना है कि जो फ्रेगमेंटेशन होती है वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होती है, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है कि फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। अच्छा, एग्जाम्पल्स सिर्फ वही याद करने हैं जो बुक में दिए होते हैं, ठीक है ना। सेकंड हम देखते हैं बडिंग। बडिंग क्या है? बडिंग मोस्ट कॉमन मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है यीस्ट। अब बडिंग क्या होती है ना, जैसे टेक्स्ट बुक में हमें एक डायग्राम भी दिया है कि जैसे लेट्स सी फॉर एग्जांपल ये यीस्ट है, ये हमारी एक यीस्ट है। अब यीस्ट में क्या होता है ना, एक छोटा सा बड आ जाता है, एक छोटा सा ये बड आ गया, इसको हम लोग कहते हैं बड, है ना। एक छोटा सा बड आ गया। अब होता क्या है कि ये बड जब फेवरेबल कंडीशन आती है, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये बड डिटैच होके नीचे ज़मीन पे गिर जाता है और ऐसी जगह गिरता है जहाँ पर कंडीशन फेवरेबल हो इसको ग्रो। फेवरेबल कंडीशन मतलब कि ग्रोथ के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, न्यूट्रिशन, जो भी चीज़ें हैं वो सब अवेलेबल हो, तो वो ऐसी जगह जाके गिरता है जहाँ पर कंडीशन फेवरेबल हो और वहाँ पर ये एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसको बडिंग कहते हैं। होता क्या है कि एक छोटा सा बड डेवलप हुआ, मतलब एक छोटा सा सेल होता है, एक ऐसा सेल जिसके पास ये कैपेबिलिटी हो कि वो एक नया इंडिविजुअल बना सके, ऐसे सेल को हम बड कह देते हैं, है ना। ये अदर सेल से थोड़ा अलग होता है। सो यहाँ पे सिंपल है कि इसमें होता क्या है, वन और मोर बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं और दीज बर्ड्स, ये जो बर्ड्स होते हैं, एंड दीज बर्ड्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। इसका एग्जांपल है प्रोटोसिफॉन एंड यीस्ट, है ना, एकदम सिंपल है। नाउ थर्ड हमारे पास है स्पोर फॉर्मेशन। नाउ स्पोर फॉर्मेशन अगर हम लोग देखें तो स्पोर फॉर्मेशन में देखो, सबसे पहले तो देखो स्पोर फॉर्मेशन में होता क्या है। अगर हम लोग बुक में देखें तो बुक में दिया है कि इन क्लेमिडोमोनास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फ्लैजिलेटेड मोटाइल ज़ूस्पोर्स which can grow independently into new individuals। सो बुक में बहुत कंफ्यूजिंग दिया है, हम लोग यहाँ थोड़ा समझते हैं स्पोर फॉर्मेशन होता क्या है। देखो क्या होता है ना, लेट्स से यहाँ पर हमारे पास एक क्लेमिडोमोनास हमने बनाया है। एक क्लेमिडोमोनास दिखता कैसा है, देखो ये एक क्लेमिडोमोनास है, ये एक क्लेमिडोमोनास हमने बनाया है। अब ये क्लेमिडोमोनास में ना ये फ्लैजिला है। फ्लैजिला, ये जो फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला काम आता है वॉक करने के लिए, है ना। कहीं क्लेमिडोमोनास को मूवमेंट करने के लिए फ्लैजिला काम आता है। जब भी क्लेमिडोमोनास को जब अपनी स्पीशीज बढ़ानी होती है, जब उसको स्पोर फॉर्मेशन करना होता है, तो वो क्या करता है कि इस फ्लैजिला को ड्रॉप कर देता है, विथड्रॉ कर देता है ना। इस फ्लैजिला को विथड्रॉ, देखो इस फ्लैजिला को विथड्रॉ कर देता है। तो खाली इस तरीके से क्लेमिडोमोनास ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं, फ्लैजिला विथड्रॉ हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस डिवाइड करता है माइटोसिस के द्वारा। हमें पता है माइटोसिस एंड मियोसिस, है ना। माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में क्रॉस नहीं होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो इंडिविजुअल आता है वो कैसा होता है, क्लोन ही होता है ना। और मियोसिस में क्रॉस होता है और इसलिए वहाँ पर न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, मियोसिस में न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है। सो यहाँ पर वो माइटोसिस करता है और माइटोसिस करके ना 4 से 8 स्पोर्स बना लेता है। अब ये स्पोर्स क्या होते हैं, ये स्पोर्स बेसिकली ऐसे सेल होते हैं जिनके पास कैपेबिलिटी होती है टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, है ना। ये स्पोर्स को जू स्पोर्स कहते हैं। जू स्पोर्स क्या, अब ये स्पोर्स क्या होता है कि जब कंडीशन, अगेन इसमें भी बडिंग के जैसा ही होगा, बडिंग के जैसा ही होगा, जब कंडीशन फेवरेबल होगी, जैसे इसमें स्पोर्स हैं, ठीक है, तो जब कंडीशन फेवरेबल होगी तो ये स्पोर्स यहाँ से डिटैच होके ज़मीन पे गिर जाएंगे और हर एक स्पोर्स से एक नया क्लेमिडोमोनास बन जाएगा,
ठीक है। अच्छा, इन स्पोर्स को जू स्पोर्स कहते हैं। जू स्पोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्पोर्स मोटाइल होते हैं, मतलब ये स्पोर्स वॉक कर सकते हैं। अगर अभी तुम पढ़ेंगे हम लोग आगे की बहुत सारे एनिमल, बहुत सारे प्लांट्स में स्पोर फॉर्मेशन होती है, लेकिन उनके स्पोर्स मोटाइल नहीं होते हैं, है ना। सो क्लैमिडोमोनास के स्पोर्स मोटाइल होते हैं, इसलिए इनको जू स्पोर्स कहते हैं। ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाइनरी फिशन, लेट्स सी बाइनरी फिशन। सो बाइनरी फिशन में देखो क्या कह रहा है कि इसमें भी बहुत सिंपल है। क्या होता है कि अ सिंगल सेल डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। जैसे यहाँ पे हम लोग इमेज में भी देख रहे हैं कि ये एक पेरेंट सेल है ना। एक पेरेंट सेल का जो डीएनए होता है पहले वो रेप्लिकेट करता है, फिर उसके बाद उसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें थोड़ा सा यहाँ पर डिपेंड्स होते हैं, और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने के बाद ये दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सिंपल है कि यह सिंगल सेल डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल और मोस्टली यूनिसेलुलर। सो बाइनरी फिशन मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, जैसे क्लोरेला, डायटॉम्स, है ना, एक्सेट्रा। नाउ अब यहाँ पे अगर हम लोग बुक में देखेंगे तो बुक में दिया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि कोनिडिया फॉर्मेशन भी एक काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट इसको एक्सप्लेन नहीं किया है कि कोनिडिया फॉर्मेशन होती क्या है। सो जिस तरह अभी हमने बडिंग पढ़ा था, है ना, कि बड की फॉर्मेशन होती है, ऊपर हमने पढ़ा था यहाँ पर कि बड की एक बड होता है ना, यीस्ट होता है, यीस्ट में बड बनती है और वो बड पेरेंट से डिटैच होती है, ग्राउंड पे गिरती है फेवरेबल कंडीशन में और एक नया यीस्ट बना लेती है। तो कुछ उसी तरीके से कोनिडिया भी है, बट यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। कोनिडिया एक टाइप है स्पोर फॉर्मेशन की, एक टाइप है स्पोर फॉर्मेशन की, है ना। और कोनिडिया स्पोर्स भी जो होते हैं, जो कोनिडियो स्पोर्स होते हैं, कोनिडियो स्पोर्स होते हैं जो, वो भी मोटाइल होते हैं, वो भी क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है पेनिसिलियम, ये पेनिसिलियम हमने बनाया हुआ है, देखो ये पेनिसिलियम है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो पेनिसिलियम का प्लांट है, इस तरह से स्पोर फॉर्मेशन हो जाती है, इस तरह से क्या हो जाती है, स्पोर फॉर्मेशन होती है। और इन स्पोर्स को हम लोग कोनिडियो स्पोर्स कहते हैं। अब इनको कोनिडियो क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्रीक में कोनिडिया का मतलब होता है डस्ट, और जब इसकी हम एक्चुअल फोटो देखेंगे, ये इसकी एक्चुअल फोटो है, तो एक्चुअली में ना जब हम लोग अगर पेनिसिलियम को देखेंगे तो वो ऐसा दिखता है जैसे ना उसके इर्द गिर्द ये पूरा डस्ट है, ये पूरा क्या है, ये पूरा डस्ट है, तो वो ऐसा दिखता है, तो इसलिए इसको कोनिडियो स्पोर्स कहते हैं। तो ये स्पोर्स क्या होते हैं, ये स्पोर्स फेवरेबल कंडीशन में ज़मीन में ड्रॉप होते हैं, और क्या होते, ज़मीन में ड्रॉप होते हैं, फेवरेबल कंडीशन में होते हैं, तो उनको ग्रो करने के लिए सब चीज़ें अवेलेबल होती है, और फिर से वो एक नए इंडिविजुअल में ग्रो कर जाते हैं। ठीक है। सो कोनिडियो फॉर्मेशन भी अ काइंड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन ही है, बस इसमें जो स्पोर है वो कोनिडियो स्पोर कहलाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद है गेमा फॉर्मेशन। अब गेमा फॉर्मेशन का एग्जांपल है मर्चेंटिया, जो कि एक ब्रायोफाइट है ना। हम लोग ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स वगैरह पढ़े हुए हैं पहले। सो गेमा फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर ब्रायोफाइट है हमारे पास ये एक मर्चेंटिया का प्लांट है। अब मर्चेंटिया के प्लांट के अंदर क्या होता है कि गेमा बनते हैं, कुछ ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, छोटे छोटे ये स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम लोग गेमा कहते हैं, है ना। फिर ये क्या होता है कि ये गेमा बड़े हो जाते हैं, और बड़े होके ये रेन, जब बारिश होती है तो बारिश में ये क्या होते हैं, इनसे डिटैच्ड हो जाते हैं, मदर से जो पेरेंट सेल होती है उससे डिस्पर्स हो जाते हैं, डिस्पर्सल फ्रॉम पेरेंट, तो उससे डिस्पर्स होके अगेन ये भी फेवरेबल कंडीशन पे डिस्पर्स होते हैं, और ऐसी जगह जाके लोकेट होते हैं ज़मीन में जो फेवरेबल होती है उनको ग्रो करने के लिए, तो वहाँ पर वो जर्मिनेट कर जाते हैं इनटू न्यू इंडिविजुअल। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट गेमा फॉर्मेशन। नाउ
अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है 7th, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि हायर प्लांट्स में देखने को मिलता है, हायर प्लांट्स में देखने। ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अक्सर इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज भी रहते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो हायर प्लांट्स में पाया जाता है। हायर प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू देयर वेजिटेटिव पार्ट्स, है ना, कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं? देखो, प्लांट्स में हमें पता है कि प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं, है ना। प्लांट्स में कुछ इस तरीके से हम लोग देखते हैं, प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। ये जो फ्लावर्स है ये प्लांट का सेक्सुअल पार्ट है, ये प्लांट का सेक्सुअल पार्ट है। बाकी जितने भी पार्ट्स प्लांट में आते हैं वो एसेक्सुअल पार्ट, सॉरी, वो वेजिटेटिव पार्ट कहलाते हैं। ये एक वेजिटेटिव पार्ट है, बाकी इसको छोड़ के जितने भी पार्ट्स हैं वो वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये वाला ए वेजिटेटिव या सेक्सुअल पार्ट कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। यहाँ पर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नाउ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को मोस्टली एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में यूज किया जाता है। हॉर्टिकल्चर अ काइंड ऑफ एग्रीकल्चर ही है जहाँ पर मेनली एग्रीकल्चर किया जाता है क्रॉप्स का, फ्रूट्स का, ताकि उनको बेच सके या उनकी पैदावार करके खा पी सके। तो ऐसे एग्रीकल्चर को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर कोई नई चीज़ नहीं है। Now, artificial methods used to propagate desired varieties. Now, vegetative reproduction का सबसे important point है कि vegetative reproduction में usually artificial methods का इस्तेमाल किया जाता है to propagate desired varieties। आओ इसको आगे समझते हैं, ये वाले पॉइंट को। सबसे पहले methods of vegetative reproduction। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में होता क्या है? दो मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं, एक कटिंग और दूसरा ग्राफ्टिंग, है ना। कटिंग क्या होता है कि देखो, स्मॉल पीस ऑफ एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट हैविंग वन और मोर बर्ड्स इज यूज्ड फॉर प्रोपगेशन। मतलब क्या कह रहा है कि कोई भी एक वेजिटेटिव पार्ट अदर देन फ्रूट्स हम लोग क्या करते हैं, प्लांट का कट कर लेते हैं ताकि इसको यूज़ कर सके प्रोपगेशन के। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये पूरा प्लांट था, इसमें से ये वाला पार्ट कट कर लिया। अब ये पार्ट क्यों कट किया? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर बड प्रेजेंट होगा, है ना। तो बड होना ज़रूरी है, क्योंकि बड ही वो सेल है जो क्या करेगा, आगे प्रोपगेट करने में या न्यू प्लांट बनाने में मदद करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। सो यहाँ पे देखो फिर से, कटिंग क्या है? स्मॉल पीस ऑफ एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट हैविंग वन और मोर बर्ड विच इज यूज फॉर प्रोपगेशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रोज और बोगेनविला में हम लोग स्टेम की कटिंग करते हैं, सेंसवेरिया में हम लोग लीफ की कटिंग करते हैं, ब्लैकबेरी में हम लोग रूट की कटिंग करते हैं। अब जब ये पार्ट कट हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसकी हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं। ग्राफ्टिंग क्या है? बेसिकली जो कटेड प्लांट होता है वो कंटेन करता है मोर देन वन बर्ड। अगर वो मोर देन वन बर्ड कंटेन कर रहा है तो उसको सियॉन कहते हैं। इज जॉइंड इनटू अ रूटेड प्लांट कॉल्ड स्टॉक। जैसे यहाँ पर देखो, हमने जो प्लांट काटा था जिसको सियॉन कह रहे हैं, उसको एक रूटेड प्लांट में जाके अटैच करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। और ये दोनों प्लांट मिलकर कैसे ग्रो करते हैं? एज वन प्लांट ग्रो करते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब अब इसमें सोचने वाली बात है ना कि ये ग्राफ्टिंग की ही क्यों जाती है ना। मतलब ये पूरा जो प्रोसेस है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, इसको क्यों किया जाता है? क्यों दो प्लांट्स को जॉइंट किया जा रहा है टू ग्रो एज वन? अब इसका एकदम सिंपल सा चीज़ है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, है ना, और हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं। सो एक एप्पल की वैरायटी है जो कि कर्नाटका में बहुत अच्छी ग्रो करती है, बट ये एप्पल की वैरायटी के पास कोई ऐसा मतलब महाराष्ट्र में ऐसा कोई सॉइल नहीं है
जो इस वाली एप्पल की वैरायटी को ग्रो करा सके। सो हम लोग क्या करते हैं, कर्नाटका से इस एप्पल वैरायटी के एक ऐसे वेजिटेटिव पार्ट को ले लेते हैं, जिसमें वन और मोर बर्ड्स प्रेजेंट हो, और उसको महाराष्ट्र के किसी एक ऐसी एप्पल की वैरायटी के पार्ट में जाके अटैच कर देते हैं जो कि महाराष्ट्र के सॉइल में ग्रो करती है। लेट्स से ये महाराष्ट्र के सॉइल में ग्रो करने वाली रूट्स की एक एप्पल वैरायटी है और ये दूसरी एप्पल वैरायटी है जो कि कर्नाटका के एप्पल की है। सो अब इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि कर्नाटका के एप्पल वैरायटी की स्ट्रेंथ और महाराष्ट्र के एप्पल वैरायटी की स्ट्रेंथ को यूज़ करके हम लोग एक डिज़ायर्ड एप्पल वैरायटी को ग्रो कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक नीड फॉर ग्राफ्टिंग। हम लोग इसीलिए ग्राफ्टिंग करते हैं, है ना। सो यहाँ पे दिया अभी देखो, आर्टिफिशियल प्लांट प्रोपगेशन। अब इसे आर्टिफिशियल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरा ही ह्यूमंस की द्वारा ऑपरेट किया जाता है ना, इसमें कुछ भी नेचुरल नहीं है। अ बर्ड फ्रॉम वन प्लांट ऑफ डिजायर्ड वेराइटी इज रूटेड इनटू अनदर प्लांट, जैसे एप्पल है, पियर, रोज एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ सी टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू इसमें क्या होता है, कि जो प्लांट टिश्यू होती है, जो प्लांट टिश्यूज होती हैं, मोस्टली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर केयरफुली ग्रोन इनटू मैनी प्लांटलेट्स, है ना, छोटे छोटे प्लांटलेट्स में ग्रो किए जाते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, जो रूट्स के पास होते हैं। हम लोग 11th में पढ़ते हैं कि जो हमारे पास ये जो रूट्स होती हैं, ये जो बिलो द सॉइल रूट्स होती है, फिर स्टेम हो गया, फिर उसके ऊपर प्लांट ग्रो करता है। तो इस रूट्स में एक एरिया होता है जिसको हम लोग कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, है ना। और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल होती हैं पूरे प्लांट की ग्रोथ कराने के लिए। सो इसलिए हम लोग ऐसे प्लांट टिश्यूज को जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के होते हैं, उन्हें केयरफुली ग्रो करते हैं छोटे छोटे प्लांटलेट्स में, है ना। तो केयरफुली इन अ न्यूट्रिटिव मीडिया, एक पेट्री डिश में या कोई छोटी चीज़ में हम उन्हें ग्रो करते हैं। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, ये क्यों किया जाता है, क्योंकि इससे होती है माइक्रो प्रोपगेशन। टिश्यू कल्चर यूज टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करने में मदद मिलती। इसका माइक्रो प्रोपगेशन में यूज़ होता है। अब इसका बेनिफिट्स क्या है, रैपिड क्लोनिंग, किसी भी प्लांट को हम बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। ईयर राउंड प्रोडक्शन, हमें उसके वेदर के लिए, उसकी कंडीशन के लिए वेट नहीं करना पड़ता है, हम खुद से एक वेदर क्रिएट करके उसको ग्रो कर सकते। कंजर्वेशन, अगर कोई प्लांट है जो एक्सटिंक्ट कर रहा है, ख़त्म होने वाला है, सो हम लोग इंतज़ार नहीं करते हैं कि वो ग्रो करेगा, फिर क्रॉस करेगा, फिर वो सॉइल में जाके ग्रो करेगा बहुत टाइम लेके। हम लोग क्या करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, टिश्यू कल्चर का यूज़ करके उसको बहुत ज़्यादा बना लेते हैं, कंजर्व। एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर में भी हम इसका यूज़ करते हैं, है ना। बहुत सी क्रॉप्स हैं जो हम लोग थ्रो आउट द ईयर खाते हैं, है ना, थ्रो आउट ईयर हम उसे कंज्यूम करते हैं। सो थ्रो आउट ईयर कोई क्रॉप्स की कंडीशन नहीं है ग्रो करने की, मोस्टली, है ना, मोस्टली क्रॉप्स की नहीं होती है, वो पूरे साल में कुछ ही मंथ में ग्रो करती हैं। बट हम लोग टिश्यू कल्चर्स वगैरह का यूज़ करते हैं ताकि हम लोग उसे थ्रू आउट द ईयर ग्रो कर सके। सो दैट्स इट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। ओके।